हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 27 नवंबर या 27 नवंबर के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 84 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 84 से यहाँ पर 45 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 78 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 84 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। तो 84 से 45 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 84 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 84 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 42। अब 42 से 45 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 42 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 42 और 3 मिलकर बन जाएगा 45। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 78 के अंदर और इस 78 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 78 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 78 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 39 और इस 39 के अंदर हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे तो 39 और 3 मिलकर बन जाएगा 42। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 42 में दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा आपको केवल 80 रुपए के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आपके सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा, तीसरा त्रिभुज ये बन जाएगा, चौथा त्रिभुज ये बन जाएगा, पांचवा त्रिभुज ये बन जाएगा और छठा त्रिभुज ये बन जाएगा। सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों को यदि हम आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 6 यदि हम इन दोनों को भी आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई, त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 6 इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए मेरे भाई, आगे यहाँ पर देखिए त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 4 यदि हम इन दोनों को भी आपस में मिलाएंगे तो यहां से यहां तक एक त्रिभुज और बनेगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज नंबर 6 और इसके सामने जो खाली जगह है इसको यदि हम यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो गया, डबल फलक वाले त्रिभुज काउंट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट। ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 5 यहां से यहां तक इन तीनों त्रिभुजों को आपस में मिलाएंगे तो एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जस्ट इसके सामने देखिए मेरे भाई ध्यान से, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 यहां से यहां तक की जगह को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने त्रिभुज बन गए, 2। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस 2 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इनके अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। यानी कि यहां पर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। यानी कि हमारे सामने जो ये आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज हैं 13। अब हमें देखना है कि 13 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 13 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि एच के डी से यहाँ पर 23 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से एच के डी से यहाँ पर 23 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि सी डी एस से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, एच के डी से यहाँ पर 23 कैसे बना है। तो सबसे पहले जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना हो तो आप
आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए एच आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है, एच के बाद में के आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर है। उसके बाद में देखिए के बाद में दिया गया है डी आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। अब इन तीनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 23 बन जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें तो यहाँ पर कितना बनेगा, ध्यान से देखिए 8 और 11 मिलकर बन जाएगा 19, 19 और 4 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 23। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 23 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फ़ाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग और जो भी नंबर आया है उन सभी को आपस में जोड़ के यहाँ पर लिखा गया है 23। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे CDS के अंदर है और CDS से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फ़ाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए पहला लेटर है सी आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर है, ठीक है। सी के बाद में है डी आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। डी के बाद में दिया गया है एस आता है 19 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 19 मिलकर बन जाएगा 26। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 26। अब हमें देखना है कि 26 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 26 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 8 है, 8 के बाद में दिया गया है 17, 17 के बाद में दिया गया है 35, 35 के बाद में दिया गया है 71, 71 के बाद में दिया गया है 143 और 143 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 से कितना बन रहा है 17, 8 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 8 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 8 दूना के 16 और 16 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 35, तो 17 से 35 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 17 दूना के 34 और 34 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 35। फिर देखिए 35 से कितना बन रहा है 71, तो 35 से 71 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 35 का क्या कर दे 2 गुना तो 35 दूना हो जाएगा 70 और 70 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 71। फिर देखिए 71 से कितना बन रहा है 143, तो 71 से 143 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें 71 का 2 गुना कर दें तो बन जाएगा 71 दूना के 142 और 142 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 143। अब
अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 143 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 143 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सभी में पहले 2 गुना फिर +1 फिर 2 गुना फिर +1। तो 143 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 143 का करेंगे 2 गुना और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए 143 का हम क्या करेंगे 2 गुना, तो 143 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 143 का 2 गुना हो जाएगा 286 और 286 के अंदर हम +1 कर देंगे तो 286 और 1 मिलकर बन जाएगा 287, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 287। अब हमें देखना है कि संख्या 287 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 287 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में SOMR को 9835 लिखा जाता है और SORE को 9356 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में M को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि SOMR इसको क्या लिखा जाता है, तो SOMR इसको लिखा जाता है 9835, ठीक है मेरे भाई ध्यान से समझना। इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि SORE इसको क्या लिखा जाता है, तो SORE इसको लिखा जाता है 9356, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि उसी कूट भाषा में M को क्या लिखा जाएगा या M के लिए कूट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं ऊपर और नीचे, इन सभी के बीच में आपको क्या करना है, कॉमन लेटर देखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए एक संख्या ऊपर दी गई है, एक संख्या नीचे दी गई है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी आपको कॉमन देखना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए SO हमें दिया गया है, उसी प्रकार से SO यहाँ पर भी दिया गया है। फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर R दिया गया है, यहाँ पर भी R दिया गया है। अब यहाँ पर अल्फाबेट लेटर क्या बच गया, ध्यान से देखिए यहाँ पर बच गया M और यहाँ पर बच गया E। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या कॉमन देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35 है, यहाँ पर भी 35 है। संख्या क्या बच गई, ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर बच गई संख्या 8 और यहाँ पर संख्या बच गई 6। अब यहां पर देखिए M के लिए कूट होगा क्या 8, यानी कि M का कोड होगा 8, ठीक है ध्यान से समझना। और E का कोड होगा 6। हमसे पूछा गया है कि M को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए M को क्या लिखा जा रहा है 8, ठीक है। यहां पर देखना M को लिखा जा रहा है 8, यानी कि M का कूट होगा 8, तो यहां पर हम लिख देंगे M का कूट होगा 8। अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 8 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य से, ऑप्शन बी है उड़ीसा राज्य से, ऑप्शन सी है बिहार राज्य से,
और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध है ओडिशा राज्य से। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCl2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये अनुच्छेद 129 में वर्णित किया गया है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबरीमाला मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है गोवा राज्य में और ऑप्शन डी है त्रिपुरा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वर्ष 1969 से वर्ष 1974। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि डलहौजी नामक पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
नटराज मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो नटराज मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। पूछा गया है आप सभी से कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी बिहार राज्य में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है द्रव और ऑप्शन डी है गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है अमृता कौर, ऑप्शन सी है अमृता पटेल और ऑप्शन डी है BS रामा देवी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी BS रामा देवी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी है NH4, ऑप्शन सी है NH5 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में,
ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको दिया जाएगा मात्र 80 रुपये के अंदर। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप बचे हुए समय के बीच में इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर PDF सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस सभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी है राज्यसभा को, ऑप्शन सी है दोनों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस सभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।